आज हम डिस्कस करेंगे प्रसार कार्य वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जब किसी के आयतन में वृद्धि होती है, इंक्रीज वॉल्यूम, आयतन में वृद्धि को प्रसार कहा जाता है और आयतन में कमी को संपीड़न कहा जाता है। बॉयल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी निश्चित संहति की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम गैसों के लिए देखें तो गैसों के दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है और गैसों के दाब को यदि कम कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि होती है। गैस के ऊपर लगाए जाने वाले दाब को कम कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि होती है। ठोसों और द्रवों का संदर्भ लें तो ठोसों और द्रवों के आयतन पर दाब का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, द्रवों पर थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन ठोसों पर नगण्य प्रभाव होता है। लेकिन गैसों के आयतन पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी गैसों के लिए दाब परिवर्तित करने पर आयतन में परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी यदि किसी गैस के ऊपर डाला जाने वाला दाब कम कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि होगी और ये वृद्धि काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, यानी प्रसार अधिक होता है। इसलिए प्रसार या प्रसार कार्य का अध्ययन वास्तव में गैसों के लिए ही किया जाता है, ठोसों और द्रवों के लिए ये नहीं किया जाता, क्योंकि ठोसों और द्रवों के आयतन पर दाब का प्रभाव बहुत कम होता है, ठोसों पर तो नगण्य होता है। अतः प्रसार कार्य का अध्ययन केवल गैसों के लिए ही किया जाता है। और क्योंकि ये जो प्रसार है यानी आयतन में वृद्धि है, ये दाब में कमी के कारण है, इसलिए इस प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहा जाता है। यानी जो प्रसार कार्य है उसको हम दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। अब हम किसी गैस के लिए इस प्रसार कार्य को समझते हैं कि ये कैसे होता है, कितनी मात्रा में होता है। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है या कोई सिलेंडर है, उसमें हमने एक आदर्श निश्चित मात्रा में आदर्श गैस भर दी और इस गैस के ऊपर एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है और माना कि गैस द्वारा इस आदर्श गैस जो कि इस पात्र में भरी हुई है उसके द्वारा इस पिस्टन पर डाला जाने वाला दाब यानी गैस का दाब P है। इसके कारण पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन यदि हम पिस्टन पर कोई प्रतिरोधी दाब लगा दें तो पिस्टन का ऊपर उठना रुक जाएगा और यदि प्रतिरोधी दाब जो कि प्रेशर अप्लाइड है, बाह्य दाब है, वो PA इस गैस के दाब P के बराबर हो, मीन्स प्रेशर अप्लाइड जो प्रतिरोधी दाब है वो गैस द्वारा पिस्टन पर डाले जाने वाले दाब P के बराबर हो, तो पिस्टन एक निश्चित अवस्था में रहेगा, ये कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी गति नहीं करेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। हम कह सकते हैं कि ये साम्यावस्था है। अब हम एक दूसरी स्थिति पर कल्पना करते हैं। माना कि जो बाह्य दाब प्रतिरोधी दाब जो पिस्टन के ऊपर अपन लगा रहे हैं उसको मैंने गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दिया। मीन्स प्रेशर अप्लाइड इज इन्फाइनिटेसिमल स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रेशर ऑफ गैस। यानी जो बाह्य दाब है प्रतिरोधी दाब है उसको अपने गैस के दाब P की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दिया। तो बाह्य दाब कम होने के कारण पिस्टन जिसकी मूल अवस्था ये थी पहले, जिसमें गैस भरी हुई थी, इसका दाब P है और अब मैंने प्रतिरोधी दाब PA को गैस के दाब P से अनंत सूक्ष्म मात्रा dP में कम कर दिया, तो पिस्टन
अनंत सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि दाब को मैंने अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम किया है, दाब को कम करने के कारण गैस के आयतन में वृद्धि होगी। बाह्य दाब जो प्रतिरोधी दाब था उसको मैंने कम किया तो गैस के आयतन में वृद्धि होगी। और माना कि ये पिस्टन अपनी मूल स्थिति से इतना ऊपर की तरफ उठा और इस डिस्टेंस को जितनी मात्रा में ये ऊपर उठा है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि ये dl है, यानी अनंत सूक्ष्म दूरी है ये। और ये इतना पिस्टन ऊपर उठा है और ये जो बाह्य दाब है Pa, वो गैस के दाब P से dP अमाउंट कम है, यानी गैस के आयतन में वृद्धि हुई है, गैस का प्रसार हुआ है और मैं कह सकता हूँ ये अनंत सूक्ष्म मात्रा में प्रसार हुआ है। तो इस प्रसार में कितना कार्य हुआ है उसको अपन देखें तो अपन जानते हैं कि कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। या मैं कह सकता हूँ कि कार्य जो है वो अपन जानते हैं कि जो दाब होता है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। तो मैं बल को लिख सकता हूँ कि दाब और ये क्षेत्रफल का गुणनफल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बल जो होगा वो दाब यानी प्रतिरोध, जो दाब प्रतिरोधी दाब है, गुणा क्षेत्रफल गुणा विस्थापन, या पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ जो प्रतिरोधी दाब था, जो अपन ने दाब डाला वो था P माइनस dP, यानी Pa का मान जो है वो गैस के दाब P से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम है। और माना कि ये पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी यानी दाब को प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम करने पर पिस्टन dl ऊंचाई तक, dl दूरी तक ऊपर उठा। तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या कार्य को अपन W से प्रदर्शित करते हैं, W दिस इज P माइनस dP। और अपन ये जानते हैं कि आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों विमाओं का गुणनफल है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई आ गई, ये तीसरी विमा आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये अत्यल्प मात्रा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ dV। और अपन लिख सकते हैं W इक्वल्स P dV माइनस dP डॉट dV। चूँकि dP भी एक अनंत सूक्ष्म राशि है, dV भी एक अनंत सूक्ष्म राशि है, दो बहुत छोटी राशियों का गुणनफल और भी छोटा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ dP डॉट dV को नगण्य मान सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि और W इक्वल्स P dV। और ऐसा अपन इसलिए लिख सकते हैं कि सिंस dP डॉट dV इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ये अपने पास कार्य आया, यानी कितना कार्य हुआ है एक्सपेंशन के कारण, dV आयतन में वृद्धि थी उसके कारण होने वाला कार्य है। जब तंत्र IUPAC के अनुसार जब तंत्र प्रतिवेश पर कार्य करता है, यानी गैस पिस्टन पर काम कर रही है जिसके कारण पिस्टन पर उठा, तो कार्य का चिन्ह ऋणात्मक माना जाता है। और जब प्रतिवेश तंत्र पर कार्य करता है तो इससे धनात्मक, यानी उस स्थिति में कार्य का चिन्ह धनात्मक हो जाता है। चूँकि यहाँ गैस ने, जो कि हमारा तंत्र है, पिस्टन पर कार्य किया है, अतः इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो प्रसार कार्य यदि मैं लिखूं जिसमें गैस का प्रसार हुआ, गैस ने पिस्टन पर कार्य किया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रसार कार्य
दैट इज W विल बी इक्वल टू माइनस P dV। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 हो और अंतिम आयतन V2 हो तो इस समीकरण को मैं इन सीमाओं के मध्य समाकलित करते हुए लिख सकता हूँ कि प्रसार कार्य यानी गैस का जो प्रसार कार्य है दैट इज W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ P dV लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। यानी V1 यहाँ गैस का प्रारंभिक आयतन है, V2 अंतिम आयतन है, अंतिम अवस्था का आयतन है। जब गैस का प्रसार हुआ है V1 से V2 तक तो गैस द्वारा किया गया प्रसार कार्य हम इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। इन सीमाओं के मध्य उपरोक्त समीकरण को यदि मैं समाकलित करूं तो मैं लिख सकता हूं कि प्रसार कार्य W विल बी इक्वल टू माइनस dV का इंटीग्रल अपन करेंगे तो V, और पहले अपर लिमिट लिखूं उसमें से घटाऊं लोअर लिमिट को तो मैं लिख दूंगा कि दिस विल बी P V2 माइनस V1। ये माइनस इसलिए है, ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है कि यहाँ तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है और IUPAC के अनुसार जब तंत्र प्रतिवर्ष पर कार्य करता है तो ये ऋणात्मक होता है, इसलिए अपन ने ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया है। और V2 अंतिम अवस्था का आयतन है, V1 प्रारंभिक अवस्था का आयतन है, अतः ये एक परिमित परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है। तो बड़े परिवर्तन के लिए अपन इस चेंज के लिए डेल्टा जो बड़ा परिवर्तन उसके लिए डेल्टा चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ W इक्वल्स माइनस P डेल्टा V। ये प्रसार कार्य है जब गैस का प्रारंभिक आयतन V1 था, अंतिम आयतन V2 था। क्योंकि प्रसार में जो अंतिम आयतन होता है जिसको भी अपन ने V2 से कहा है, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, प्रारंभिक आयतन से बड़ा है, तो अपन देखेंगे कि ये जो W है इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, इसलिए ये W का चिन्ह ऋणात्मक होगा। यानी जब प्रसार कार्य होता है तो W इज़ नेगेटिव। लेकिन संपीड़न में हम जानते हैं कि अंतिम आयतन जिसको कि अपन ने यहाँ V2 का है वो प्रारंभिक आयतन की तुलना में कम होता है। तो V2 का मान यदि V1 से कम होगा तो इन दोनों का अंतर ऋणात्मक होगा और माइनस माइनस इन दोनों का गुणनफल धनात्मक होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि संपीड़न में जो W है उसका चिन्ह धनात्मक होगा। ये अपन ने प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य दोनों के चिन्हों की बात की है। अब अपन देखते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रसार कार्य का मान क्या होता है। मान लीजिए यदि जो प्रतिरोधी दाब है या लगाए जाने वाला दाब है शून्य हो, जब प्रतिरोधी दाब को अपन शून्य कर देंगे, P का मान 0 कर देंगे, तो आप देखेंगे कि पूरी राशि 0 होगी। उस स्थिति में प्रसार कार्य W जो होगा वो शून्य होगा, या इसको अपन कह सकते हैं कि ये निर्वात के विरुद्ध किया गया कार्य है। यानी प्रतिरोधी दाब का मान P का मान शून्य करने पर प्रसार कार्य शून्य होगा। यदि प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, ये एक कांस्टेंट हो, प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, तो अपन जानते हैं कि कांस्टेंट का अपन समाकलन नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ इस स्थिति में प्रसार कार्य W विल बी P इंटीग्रल ऑफ dV
लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2 और प्रसार कार्य है तो इसका चिन्ह नेगेटिव होगा। ऐसे यदि तीसरी स्थिति यह है कि गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी आयतन स्थिर हो, या मैं कह दूं कि गैस के आयतन में परिवर्तन नहीं हो, ये अपन कह सकते हैं कि जब dV चेंज इन वॉल्यूम, ये अनंत सूक्ष्म परिवर्तन था, dV बराबर 0 हो, तो उस स्थिति में यदि मैं dV की जगह 0 रखूँगा, यानी आयतन परिवर्तन शून्य है, तो प्रसार कार्य W बराबर 0 होगा, यानी इस स्थिति में भी प्रसार कार्य का मान 0 होगा। चौथी स्थिति अपन ये लेते हैं कि आयतन परिवर्तन भी हो रहा है और दाब में भी परिवर्तन हो रहा है। चौथी स्थिति, जब दाब परिवर्तन हो या दाब भी चर हो, दाब में भी लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तो उस स्थिति में प्रसार कार्य ज्ञात करने के लिए चूँकि यहाँ हमारे पास सीमाएं आयतन की है और इन दाब के लिए हमारे पास सीमाएं नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीमा आयतन की है और दाब लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो उस स्थिति में हम जो आयतन और दाब का ज्ञात समीकरण है, यानी अपन जानते हैं कि PV एक आदर्श गैस के लिए हमने आदर्श गैस की कल्पना की है, PV इक्वल्स nRT, तो मैं इस दाब को आयतन के पदों में लिख सकता हूँ, यानी दाब को मैं आयतन के पदों में प्रतिस्थापित कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि क्योंकि dV हमारे पास है तो मैं लिख सकता हूँ कि V इक्वल्स V जो होगा वो होगा nRT अपॉन P, यानी मैं दाब को इस आयतन के पदों में लिख दूँ तो मेरे पास PV nRT, V बराबर nRT अपॉन P हो जाएगा। या मुझे P को निकालना हो तो P के लिए मैं लिख सकता हूँ कि nRT अपॉन V, यानी मैं दाब को आयतन के पदों से, ये दोनों ज्ञात संबंध है, लेकिन मुझे यहाँ दाब को आयतन में परिवर्तित करना है, क्योंकि आयतन की अपने पास सीमाएं हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि उस स्थिति में प्रसार कार्य W will be equal to minus integral from V1 to V2 and in place of P we will write nRT upon V dot dV। और मैं लिख सकता हूँ कि W will be equal to ये मोलों की संख्या अपन है जितने लिए वो कांस्टेंट है R इस तरह के, और यदि ताप भी स्थिर हो तो मैं लिख सकता हूँ nRT, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, और इंटीग्रल होगा dV अपॉन V, लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। ये प्रसार कार्य का मान होगा जब आयतन के साथ साथ दाब में भी लगातार परिवर्तन हो, तो हम इस समीकरण की सहायता से प्रसार कार्य की गणना कर सकते हैं। चूँकि प्रसार कार्य वस्तुतः दाब आयतन कार्य है और ये गैसों के लिए ज्ञात किया जाता है, तो इसको हम वक्रों की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये प्रेशर स्केल है, प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में दाब P1 आयतन V1 था, और अब मैं दाब का कम करता जाऊँ तो हम जानते हैं कि दाब में कमी के साथ आयतन में वृद्धि होगी। और मान लीजिए अंतिम अवस्था है, यह है अंतिम अवस्था का दाब P2 और आयतन V2 है। तो अब अपन ने दाब को P1 से लेकर के P2 तक किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो अंतिम अवस्था का दाब है वो P2 है, यानी PA इक्वल्स P2।
ये जो नीचे का छायांकित भाग है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो प्रसार कार्य को दर्शाएगा। और यदि मैं संपीड़न के लिए बात करूं तो संपीड़न की स्थिति में प्रसार में अपन ने देखा था कि V1 से V2 ज़्यादा है। संपीड़न की स्थिति में जो V1 है वो V2 की तुलना में कम होगा। मैं ये V1 है, दाब P1, आयतन V1, यहाँ P2 V2, और देखें इस स्थिति में तो अपन चले थे V1 से V2, यानी V2 इज़ ग्रेटर देन V1, ये प्रसार था। और अब हम संपीड़न में चलते हैं तो अपन ये देखेंगे कि V1 जो है वो V2 की तुलना में कम है। यहाँ से हम चल रहे हैं क्योंकि यहाँ आयतन V1 से V2 हुआ, V2 का मान ज़्यादा है, और यहाँ अपन V2 से V1 तक चल रहे हैं और अपन देख पा रहे हैं कि V2 ये आयतन ज़्यादा है, V1 यहाँ पर चलता थी आयतन कम है। और मैं मान सकता हूँ कि अंतिम ये आपका P एक्सिस दाब एक्सिस है, ये आपका आयतन एक्सिस है, और हम देख सकते हैं कि जो प्रतिरोधी दाब है PA वो अब PA के बराबर P1 के बराबर हो गया। तो यदि मैं बात करूं तो ये क्षेत्रफल प्रसार कार्य में तो ये इतना सा भाग था, ये प्रसार कार्य को दर्शा रहा था, लेकिन संपीड़न कार्य में ये पूरा भाग, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो संपीड़न कार्य के बराबर होगा। ये संपीड़न कार्य है, और इन वक्रों से ये भी स्पष्ट है कि संपीड़न कार्य प्रसार कार्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसका परिमाण बहुत अधिक होता है। प्रसार कार्य का चिन्ह ऋणात्मक होता है जबकि संपीड़न कार्य का चिन्ह धनात्मक होता है। तो ये जो छायांकित भाग है इनके क्षेत्रफल से हम यहाँ तो इस छायांकित भाग से ज्ञात कर पाएंगे इस क्षेत्रफल से प्रसार कार्य का परिमाण, और यहाँ अपन ज्ञात कर पाएंगे संपीड़न कार्य का परिमाण, और समझ पाए कि संपीड़न कार्य जो है वो हमेशा प्रसार कार्य की तुलना में अधिक होता है और काफ़ी मात्रा में अधिक होता है। ये प्रसार कार्य के बारे में अपन ने समझा, और अब अपन देखते हैं कि अधिकतम कार्य कौन सा होता है और इसका उत्क्रमणीयता से क्या संबंध है। इसको अब हम आगे चर्चा करेंगे।